तो यहाँ पर आपके लिए एक बार फिर से लेकर आ गए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो। साथियों, अगर आपको ना पता हो तो आप अर्थशास्त्र का जो भी पेपर है ना, जिसका भी पेपर है वो आ जाए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। यहाँ पर 2025 की बात करेंगे, अर्थशास्त्र की बात करेंगे, ठीक है। और इसमें आपको 329 एफ जे आपका प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए इसको ध्यान से देखते हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसमें समय 3 घंटे 15 मिनट आपको दिया जाएगा। इतना सभी लोग जानते हैं, जो भी होगा आप देख लीजिएगा वहां पर, ठीक है, क्योंकि जरूरी नहीं है एग्जाम में ये चीज आपको समझनी है। बस ध्यान दीजिएगा, प्रारंभ के 15 मिनट जो आपको दिए जाएंगे ना, वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए दिए जाते हैं? प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए जाते हैं। और सभी प्रश्न आपको करना अनिवार्य होते हैं, मतलब जितने भी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे सभी प्रश्न आपके लिए करना अनिवार्य होगा। और प्रारंभ के जो 15 मिनट आपके लिए होंगे ना, वो ये तो मैंने शुरू में ही बता दिया। अब प्रश्न संख्या 1 से लेकर 10 तक आपके जो होंगे, ध्यान दीजिएगा, 1 से लेकर 10 तक आपके क्या होंगे? बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, जिनका केवल सही उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है, ठीक है। अब ये बहुविकल्पी वाले प्रश्न हैं, इनका उत्तर आपको सही सही अपने उत्तर पुस्तिका में लिखना है। और 11 से लेकर 18 तक के जितने भी प्रश्न है ना, वो अति लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे, जिनका उत्तर लगभग आपको कितने शब्दों में? 50 शब्दों में आपको लिखना होगा। और प्रत्येक संख्या 19 से लेकर 24 तक आपके क्या होंगे? लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे, जिनका उत्तर लगभग आपको 150 शब्दों में आपको देना होगा। और ध्यान दीजिएगा, इसमें प्रत्येक संख्या में 25 से लेकर 27 तक आपके क्या होंगे? विस्तृत उत्तरीय प्रश्न होंगे, और जिनका उत्तर लगभग आपको कितने शब्दों में? 300 शब्दों में आपको देना होगा, ठीक है ना। और प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उसके सामने आपको दिए गए हैं। चलिए प्रश्नों की बात कर लेते हैं, और प्रश्न को ध्यान से समझेंगे और अच्छी तरीके से करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा सभी लोग अच्छी तरीके से और एकदम बेहतरीन तरीके से। प्रश्न को देख लीजिए आप लोग एक बार, प्रश्न को देखिए। प्रश्न क्या है? प्रश्न आपके लिए दे रखा है, क्या दे रखा है? अर्थशास्त्र के सिद्धांत। ध्यान दीजिएगा, क्या दे रखा है? अर्थशास्त्र के सिद्धांत नामक प्रसिद्ध पुस्तक। क्या? अर्थशास्त्र के सिद्धांत नामक प्रसिद्ध पुस्तक किसने लिखा? ध्यान दीजिएगा, किसकी है? तो वो मार्शल की है। किसकी है? मार्शल की है। याद कर लीजिएगा, अर्थशास्त्र के सिद्धांत नामक पुस्तक किसकी? मार्शल की आपका हो जाएगा। क्या होना चाहिए? एक विशेष सामग्री है, मतलब कि क्या होना चाहिए? एक विशेष सामग्री है, कौन सी? नियामक अर्थशास्त्र की। क्या? नियामक अर्थशास्त्र की आपका हो जाएगा। आधुनिक युग में उत्पत्ति के कितने साधन हैं आपको ये बताना है। किसके हैं? आधुनिक युग में उत्पत्ति के कितने साधन हैं आपको ये बताना है। तो कितने साधन हैं? 4 साधन आपके हो जाएंगे। कितने साधन? 4 साधन आपके हो जाएंगे। किसी वस्तु को प्राप्त करने की लालसा को कहा जाता है। किसी वस्तु को प्राप्त करने की जो लालसा होती है उसे क्या कहा जाता है? इच्छा कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको? इच्छा कहा जाता है। ये आप कर लीजिएगा। जब सीमांत उत्पादन बढ़ता है तो कुल उत्पादन किस दर से बढ़ता है? मान लीजिए जब आपका सीमांत उत्पादन बढ़ता है तो उस समय जो आपका कुल उत्पादन होगा वह किस दर से बढ़ता है, आपको ये बताना है। तो बढ़ती हुई दर से आपका बढ़ेगा। किससे दर से? बढ़ती हुई दर से आपका बढ़ेगा, ठीक है। वर्तमान में भारत में वित्त मंत्री कौन है? तो निर्मला सीतारमण, आप जानते हैं। ये बहुत ही यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट प्रश्न हो जाएगा। तो कौन हो जाएंगी? निर्मला सीतारमण। ये लेटेस्ट बिल्कुल आपके लिए बनाया गया पेपर है, ठीक है। ये मत सोचिएगा कि आप पुराना है। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए प्रैक्टिस सेट होने वाले हैं। सभी को अच्छी तरीके से पढ़ना होगा। सभी जितने भी प्रैक्टिस सेट है ना, सभी को अच्छी तरीके से आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए, रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में आपका हो जाएगा। कहाँ पर? मुंबई में आपका हो जाएगा। विश्व में वर्तमान में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा हो जाएगा? चीन आपका हो जाएगा। सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा हो जाएगा? चीन आपका हो जाएगा। शुद्ध घरेलू उत्पाद बराबर होता है किसके बराबर? सकल घरेलू उत्पाद और घिसावट के बराबर होता है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, मतलब देख लीजिएगा, क्या हो जाएगा आपका? सकल घरेलू उत्पाद बराबर क्या हो जाएगा? घिसावट आपका हो जाएगा, ठीक है। ये आप कर लीजिएगा जरूर, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए हो जाएगा। विश्व में आर्थिक मंदी कब आई थी? तो विश्व में आर्थिक मंदी जो आई थी 1929 से 30 के बीच में आई थी। कब आई थी? 1929 में 30 के बीच में आई थी। अति लघुत्तरीय प्रश्न की बात करेंगे, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। सीमांत उपयोगिता क्या है? जो सीमांत उपयोगिता होती है वह क्या होती है, आपको ये बताना है, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है।
तो सीमांत उपयोगिता क्या होती है आपको ये बताना है, ध्यान दीजिएगा। तो किसी वस्तु की, मान लीजिए कोई वस्तु है आपके पास, एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से प्राप्त होने वाली, किसकी, एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से प्राप्त होने वाली अतिरिक्त उपयोगिता को क्या कहा जाता है, सीमांत उपयोगिता कहते हैं। क्या कहते हैं, सीमांत उपयोगिता कहते हैं। आय से आप क्या समझते हैं, आपको ये बताना, आय से आप क्या समझते हैं। तो आय से तात्पर्य किसी व्यक्ति, फर्म या सरकार द्वारा समय विशेष में अर्जित धन से है। यह वेतन, लाभ, किराया, ब्याज आदि का कुल योग हो सकता है। ठीक है। बाजार शब्द से क्या अभिप्राय है, आपको ये बताना है। तो वह स्थान जहां क्रेता और विक्रेता वस्तुओं और सेवाओं का विनिमय करते हैं। क्या करते हैं, वस्तुओं और सेवाओं का विनिमय करते हैं। यह भौतिक या आभासी हो सकता है। क्या हो सकता है, भौतिक या आभासी हो सकता है। औसत उत्पादन से क्या अभिप्राय है, आपको ये बताना है। किससे, औसत उत्पादन से क्या अभिप्राय है, आपको ये बताना है। तो औसत उत्पादन से तात्पर्य कुल उत्पादन को उपयोग में लाई गई उत्पादन इकाइयों की संख्या से विभाजित करने पर प्राप्त मात्रा से है। क्या, ध्यान दीजिएगा, औसत उत्पादन से तात्पर्य कुल उत्पादन को उपयोग में लाई गई उत्पादन इकाइयों की संख्या से विभाजित करने पर प्राप्त मात्रा से आपका हो जाएगा। पूर्ण रोजगार से क्या अभिप्राय है, आपको ये बताना है। किससे, पूर्ण रोजगार से क्या अभिप्राय है, आपको ये बताना है। तो पूर्ण रोजगार की स्थिति वह है जब एक अर्थव्यवस्था में सभी योग्य और इच्छुक व्यक्ति रोजगार प्राप्त कर लेते हैं और बेरोजगारी न्यूनतम स्तर पर होती है। ठीक है, आपका ये हो जाएगा। प्रभावपूर्ण मांग क्या है, प्रभावपूर्ण मांग क्या होती है, आपको ये बताना है। तो प्रभावपूर्ण मांग वह मांग है जो उपभोक्ता की क्रय शक्ति और खरीदने की इच्छा के साथ जुड़ी होती है। ठीक है। और व्यापक अर्थशास्त्र क्या है, आपको ये बताना है। तो चलिए व्यापक अर्थशास्त्र के बारे में जानते हैं। देखिए, बृहत अर्थशास्त्र वह शाखा है जो अर्थव्यवस्था को समग्र कार्यों जैसे राष्ट्रीय आय, मुद्रास्फीति, बेरोजगारी और सकल घरेलू उत्पाद का अध्ययन करती है। अंतिम वस्तुएं क्या होती हैं, आपको ये बताना है। तो अंतिम वस्तुओं के बारे में जान लेते हैं। जो हमारे पास होती हैं अंतिम वस्तुएं क्या होती हैं, ध्यान दीजिएगा। अंतिम वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जो अंतिम उपभोग या उपभोग के लिए तैयार होती हैं और जिनका उपयोग पुनः उत्पादन प्रक्रिया में नहीं होता है। ठीक है। लघुत्तरीय प्रश्न की बात करेंगे। लघुत्तरीय प्रश्न को देखिए आपके लिए, सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता में संबंध स्थापित कीजिए। किसमें किसमें, सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता में आपको संबंध स्थापित करना है। उदाहरण देखेंगे, यदि आप एक के बाद एक चॉकलेट खाते हैं तो पहली चॉकलेट से आपको अधिक आनंद मिलेगा, लेकिन दूसरी तीसरी चॉकलेट से मिलने वाला आनंद धीरे धीरे कम हो सकता है। ठीक है। और संबंध की बात करेंगे, कुल उपयोगिता तब तक बढ़ती रहती है जब तक सीमांत उपयोगिता सकारात्मक होती है, लेकिन सीमांत उपयोगिता घटने लगती है और शून्य होने पर कुल उपयोगिता अधिकतम होती है। बजट रेखा क्या है, आपको ये बताना है। तो बजट रेखा क्या होती है, ध्यान दीजिएगा। बजट रेखा वह रेखा है जो दर्शाती है कि उपभोक्ता अपनी आय का उपयोग करते हुए कितनी मात्रा में दो वस्तुओं का क्रय कर सकता है। क्या कर सकता है, दो वस्तुओं का क्रय कर सकता है। उदाहरण देखेंगे, अगर आपके पास 100 रुपए हैं, कितने रुपए हैं, 100 रुपए हैं, और एक पेन 10 रुपए तथा एक किताब 20 रुपए की है, तो आप 10 पेन और 5 किताबें या इनमें से कोई भी संयोजन खरीद सकते हैं। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। स्थिर लागत, परिवर्तनशील लागत और कुल लागत क्या होती है, आपको ये बताना है। तो चलिए स्थिर लागत के बारे में जानते हैं। ऐसी लागत जो उत्पादन की मात्रा पर निर्भर नहीं करती, जैसे किराया आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए। और एक आता है आपका परिवर्तनशील लागत, ऐसी लागत जो उत्पादन की मात्रा के साथ बदलती है, जैसे कच्चा माल आपका हो जाएगा। कुल लागत की बात करेंगे, स्थिर और परिवर्तनशील लागत का योग आपका हो जाएगा। मुद्रा को परिभाषित कीजिए। मुद्रा वह माध्यम है जिसे विनिमय, मूल्यमापन और धन संग्रह के लिए उपयोग किया जाता है। प्रमुख कार्य की बात करेंगे, विनिमय का माध्यम, मूल्यमापन, भविष्य के लिए धन संग्रह और ऋण चुकाने का मानक आपका हो जाएगा। ठीक है। राष्ट्रीय आय क्या है, आपको ये बताना है राष्ट्रीय आय के बारे में। तो किसी देश में एक निश्चित समयावधि में, क्या, किसी देश में एक निश्चित समयावधि में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य का कुल योग राष्ट्रीय आय कहलाता है। क्या कहलाता है, राष्ट्रीय आय कहलाता है। अल्प विकसित देशों में कठिनाइयाँ की बात करेंगे, सटीक आंकड़ों की कमी, अनौपचारिक क्षेत्र का बड़ा हिस्सा, गैर बाजार लेन देन
अशिक्षा और कमजोर संस्थागत ढांचा। विदेशी विनिमय दर क्या है? तो विदेशी विनिमय दर वह दर है जिस पर एक देश की मुद्रा को दूसरे देश की मुद्रा में बदला जाता है। प्रकार की बात करेंगे, स्थिर विनिमय दर, परिवर्तनीय विनिमय दर और प्रतिबंधित विनिमय दर आपका हो जाएगा। बृहस्पति प्रश्न की बात करेंगे। बृहस्पति प्रश्न देखिए, उदासीन वक्र से आप क्या समझते हैं? इनकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। उदासीन वक्र की बात करेंगे। उदासीन वक्र देखिए, उदासीन वक्र वह वक्र है जो उपभोक्ता को विभिन्न वस्तु समूहों के बीच समान उपयोगिता प्रदान करता है। इसका अर्थ है कि उपभोक्ता वक्र पर किसी भी बिंदु पर समान रूप से संतुष्ट होता है, ठीक है ना। प्रमुख विशेषताएं की बात करेंगे। प्रमुख विशेषताएं देखिए, ढलान नकारात्मक, उदासीन वक्र नकारात्मक ढलान वाला होता है क्योंकि एक वस्तु की मात्रा बढ़ने पर दूसरी वस्तु की मात्रा घटानी पड़ती है। अंततस्थ स्थानांतरण, उपभोक्ता बिना किसी उपयोगिता हानि की एक वस्तु को छोड़कर दूसरी वस्तु को अपनाता है। मध्यवर्ती बिंदु की बात करेंगे। उदासीन वक्र कभी भी एक दूसरे को काटते नहीं है। अवतल आकार की बात करेंगे। यह वक्र आमतौर पर अवतल होता है जो घटती सीमांत प्रतिस्थापन दर को दर्शाता है, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा, और भी बातों को मैं आपको थोड़ा बताने का प्रयास करूंगा। उच्च वक्र अधिक उपयोगिता, उदासीन वक्र जितना ऊपर होता है उतनी ही अधिक संतुष्टि प्रदान करता है। पूर्ण प्रतियोगिता से आप क्या समझते हैं? इसकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। पूर्ण प्रतियोगिता, ध्यान दीजिएगा, यह एक आदर्श बाजार स्थिति है जिसमें बड़ी संख्या में विक्रेता और खरीदार होते हैं और कोई भी व्यक्ति या फर्म बाजार मूल्य को प्रभावित नहीं कर सकती। प्रमुख विशेषताएं, बड़ी संख्या में खरीदार और विक्रेता, कोई भी विक्रेता या खरीदार इतना बड़ा नहीं होता कि वह कीमत को प्रभावित कर सके। समरूप उत्पाद की बात करेंगे। सभी विक्रेताओं का उत्पाद एक समान होता है। मूल्य निर्धारण का अधिकार नहीं, विक्रेता केवल बाजार द्वारा निर्धारित कीमत पर ही वस्तु बेच सकते हैं। पूर्ण जानकारी, खरीदार और विक्रेता के पास बाजार की पूर्ण जानकारी होती है। प्रवेश और निकास की स्वतंत्रता, फर्में बिना किसी प्रतिबंध के बाजार में प्रवेश कर सकती हैं या बाहर जा सकती हैं। कोई विज्ञापन की आवश्यकता नहीं, उत्पाद समान होने के कारण विज्ञापन की आवश्यकता नहीं होती। अथवा की बात करेंगे। केंद्रीय बैंक और इसके कार्य को परिभाषित कीजिए। उस केंद्रीय बैंक की बात करेंगे। केंद्रीय बैंक वह संस्थान है जो किसी देश की मुद्रा और वित्तीय प्रणाली का नियंत्रण करता है। भारत में वह भूमिका भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई निभाता है। मुख्य कार्य की बात करेंगे। मुद्रा निर्गमन, केंद्रीय बैंक मुद्रा का प्रबंधन करता है। वित्तीय नियंत्रण, यह मौद्रिक नीति के माध्यम से क्या करता है? मुद्रास्फीति और आर्थिक स्थिरता बनाए रखता है। बैंकों का बैंक, यह अन्य वाणिज्यिक बैंकों के लिए अंतिम ऋणदाता का कार्य करता है। विदेशी मुद्रा प्रबंधन, केंद्रीय बैंक विदेशी विनिमय दर और मुद्रा भंडार का प्रबंधन करता है। सरकारी बैंक, यह सरकार के खाते संभालता है और आवश्यकता अनुसार ऋण प्रदान करता है। एक उदाहरण और चित्र की सहायता से सीमांत उपभोग के प्रवृत्ति और औसत उपभोग प्रवृत्ति के संबंध को स्थापित कीजिए। ये आप कर लीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या होता है, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति और औसत उपभोग प्रवृत्ति के बीच संबंध की बात करेंगे। एक दृश्य स्पष्टीकरण, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति और औसत उपभोग प्रवृत्ति दो महत्वपूर्ण आर्थिक अवधारणाएं हैं जो उपभोग व्यवहार को समझने में मदद करती हैं। इन दोनों के बीच एक गहरा संबंध है। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति क्या है? एमपीसी यहाँ बताता है कि आय में एक अतिरिक्त इकाई की वृद्धि होने पर उपभोग में कितनी वृद्धि होती है। इसे दूसरे शब्दों में यह भी कह सकते हैं कि अतिरिक्त आय का कितना हिस्सा उपभोग पर खर्च किया जाता है। तो एमपीसी बराबर डेल्टा सी अपान डेल्टा वाई, जहाँ डेल्टा सी बराबर उपभोग में परिवर्तन और डेल्टा वाई बराबर आय में परिवर्तन आपका हो जाएगा। औसत उपभोग प्रवृत्ति यानी एपीसी क्या है? एपीसी कुल उपभोग और कुल आय का अनुपात है। यह बताता है कि अपनी कुल आय का कितना हिस्सा लोग औसतन उपभोग खर्च करते हैं, यानी एपीसी बराबर सी अपान वाई आपका हो जाएगा, जहां सी कुल उपभोग है और वाई कुल आय आपका हो जाएगा, ठीक है ना। एमपीसी और एपीसी के बीच संबंध की बात करेंगे तो आय बढ़ाने के साथ एमपीसी घटता है और जब आय बढ़ती है तो लोग अपनी अतिरिक्त आय का एक छोटा सा हिस्सा उपभोग खर्च करते हैं और अधिक हिस्सा बचत करते हैं। आय बढ़ने के साथ एपीसी की घटना घटता है। हालांकि एपीसी की दर एमपीसी की तुलना में धीमी होती है। लंबे समय में एमपीसी एपीसी, लंबे समय के लिए जब आय बहुत अधिक बढ़ जाती है तो एमपीसी और एपीसी लगभग बराबर होते हैं, ठीक है। आप ये कर दीजिएगा। देखिए ऊपर ग्राफ, इस ग्राफ में उपभोग सी को आय वाई के फलन के रूप में दर्शाया गया है। 45 डिग्री रेखा सभी बिंदुओं को दर्शाती है, यहाँ उपभोग आय के बराबर होता है। एमपीसी की बात करेंगे, किसी बिंदु पर वक्र की ढलान के बराबर होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं
आय बढ़ने के साथ ढलान कम होती जाती है, जिसका अर्थ है कि एमपीसी घट रहा है। एपीसी की बात करेंगे, एपीसी सी अपान वाई के बराबर होता है, जो कि मूल बिंदु से किसी बिंदु तक खींची गई रेखा की ढलान के बराबर होता है। एपीसी की आय बढ़ने के साथ घटता है और लेकिन एमपीसी की तुलना में धीमी गति से। ठीक है, तो ये फुल मॉडल पेपर सोल्यूशन है आपका। अगर आपको वीडियो पसंद आती है, आप चैनल को लाइक शेयर कमेंट्स सब जरूर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साथियों, जय हिंद, जय भारत।